सेशन में देखिए, इस सेशन में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं पॉलिटी के अंतर्गत, भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जानना भी, और इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस बार इसमें इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि जो संविधान लागू होने के पहली बार हुआ है। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 16 में, भाग 16 पार्ट 16 पे बात कर रहे हैं। पार्ट 16 के अंतर्गत जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342A तक इसमें मेंशन है, इसमें मेंशन किए गए हैं। इनके अंतर्गत देखिए, ये भाग 16 बहुत क्रूशल हो जाता है, क्योंकि जब हम भारत में बात करते हैं विशिष्ट वर्गों की, विशिष्ट वर्गों से संबंधित जो प्रोविजंस हैं भारतीय संविधान के, चाहे लोकसभा में रिजर्वेशन हो और चाहे राज्य की विधानसभा में रिजर्वेशन हो, या SC STs की बात हो, या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी बात हो, या OBC की बैकवर्ड कास्ट की बात हो, इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है ये। तो देखिए, भाग 16 में विशिष्ट वर्गों से संबंधित प्रोविजन यानी उपबंध किए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 330 यानी 330 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आर्टिकल 330 क्या करता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में SC और ST के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है। ध्यान रखें, लोकसभा में SC और ST के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 330 में। अब ये कितने वर्षों के लिए किया गया, क्या क्या इसमें कैसे इसे आगे बढ़ाया, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार इनका समेकित रूप में देख लीजिएगा, समराइज रूप में। आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC और ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, यानी लोकसभा में जनसंख्या के, देश में जनसंख्या के आधार में लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, और SC यानी अनुसूचित जाति और ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का रिजर्वेशन किया जाएगा। इस प्रकार आप अगर वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में 84 सीटें SC के लिए आरक्षित हैं लोकसभा में। आप जानते हैं लोकसभा की 545 सीटें, 545 में से 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए रहती हैं या रहती थी, और 84 सीटें इसमें से जो आपकी वो SC के लिए आरक्षित है, और 47 सीटें जो ST के लिए आरक्षित हैं आर्टिकल 330 के अंतर्गत। ठीक है ना। तो आर्टिकल 330 किससे संबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 331, देखिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 331 लोकसभा में राष्ट्रपति अगर आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जब समझता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का एक समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसके लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के अंतर्गत 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी से मनोनीत कर सकता है, और यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर, यानी अगर आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में रिजर्वेशन की बात होगी 2 सीटों की, तो वो आर्टिकल 331 के अंतर्गत होगी, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति इनको सेलेक्ट कर सकता है। देखिए, आगे अगर बात करते हैं आर्टिकल 332, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में, स्टेट की जो विधानसभाएं हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। यानी अगर हम बात करेंगे विधानसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में, जहां जहां विधानसभाएं हैं वहां पर SC और ST के लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जाता है विधानसभाओं में, वो इसी के तहत किया जाता है। कि अगर आप अपने राज्य, आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से या उत्तराखंड से हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि भाई जितनी जितनी सीटें उसमें अवेलेबल हैं आर्टिकल 332 के अंतर्गत, वो SC के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं आर्टिकल 332 के अंतर्गत राज्य की विधानसभाओं में। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे आर्टिकल 333, ये भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया जाता है कि विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 1 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अगर राज्यपाल को लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय
के जो सदस्य हैं वो उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो राज्यपाल 1, विधानसभाओं में कितने का प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल 1, और लोकसभा में 2 का प्रोविजन है आर्टिकल 331 के अंतर्गत। अब राज्यपाल इसे कर सकता है, लेकिन अभी इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया है। देखिए, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो ये रिजर्वेशन की बात है या अन्य रिजर्वेशन की भी बात है, ये एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। अगर इसको हम बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 334 में जो प्रतिनिधित्व है, ध्यान रखिए जब संविधान का प्रारंभ हुआ था, इसमें समय समय पर संशोधन होता रहता है 334 में। तो आर्टिकल 334 के अंतर्गत की जो ये रिजर्वेशन है राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं में 331 से लेकर 333 तक, 330 से लेकर 333 तक, ये समय समय पर अमेंडमेंट किया गया है। जैसे जब संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त ये कहा गया था कि 10 वर्षों के भीतर क्या है, ये 10 वर्ष तक दिया जाएगा तो SC ST या एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए रिजर्वेशन, ताकि इनका उत्थान हो पाए इस कम्युनिटी का। लेकिन 1960 में तक की बात हुई थी जब संविधान प्रारंभ हुआ था 1950 के बाद। लेकिन 1960 के बाद ये प्रत्येक 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 10 वर्ष के लिए बढ़ाया दिया गया। और 95वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, अगर हम बात करें 21वीं सदी में, तो 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा इसे फिर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ध्यान रखेंगे 2020 तक के लिए बढ़ा, तो प्रत्येक 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। आर्टिकल 334 में भी यही प्रोविजन किया गया है कि ये समय समय पर। अब एक चीज और है इसमें, 95वें संविधान संशोधन के बाद 2009 में 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब अब संविधान लागू होने के 70 वर्षों तक क्या होगा के बाद यह समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना, 70 वर्षों तक समाप्त हो जाएगा आर्टिकल 334। लेकिन फिर 2019 में आप जानते हैं कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये बहुत क्रूशियल है, इसको ध्यान रखेंगे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो दिसंबर लोकसभा में पारित किया गया, राज्यसभा में और राष्ट्रपति ने, इसके द्वारा अब ये 80 वर्ष तक कर दिया गया। यानी अब जो ये रिजर्वेशन है ये 2030 तक रहेगा, 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाते रहे हैं। पहले तो संविधान जब लागू हुआ था या संविधान में जो प्रोविजन किया गया था वो ये किया गया था कि ये 10 वर्षों के लिए लागू होगा, ये प्रतिनिधित्व वाला, ताकि वो उठ पाए। लेकिन धीरे 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 इसे आगे बढ़ा देंगे 10-10 वर्षों के लिए। और आर्टिकल 334 में शुरुआत में तो 10 वर्ष था, फिर 1959-60 में इसे फिर 10 वर्षों 20 वर्ष कर दिया गया, फिर 1970 में 30 वर्ष कर दिया गया। इस तरीके से ये बढ़ता रहा और वर्तमान में इसे अगर हम बात करेंगे तो ये 80 वर्ष के लिए कर दिया गया है 334 के तहत। यानी अब 2030 तक संविधान लागू होने के 80 वर्ष, यानी 2030 के बाद समाप्त किया जाना है। वो बात अलग है कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो इसे प्रत्येक 10 वर्ष के लिए बढ़ाती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात इस बार ये आई है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो रिजर्वेशन, आप जानते हैं कि आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 के तहत, 333 और 331 के तहत जो रिजर्वेशन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में दिया जाता है उसका कोई मेंशन नहीं है, वो कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष 2020 के बाद एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी का मेंबर होंगे उनका मनोनयन नहीं किया जाएगा, यानी उनको समाप्त किया जाएगा। तो इस प्रकार अब 543 सीटें लोकसभा में रह जाएंगी और जो राज्य की विधानसभाओं में उसमें एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा SC और ST के लिए रिजर्वेशन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में तो 10 वर्ष आगे बढ़ाने की बात की गई है 2030 तक, लेकिन उसमें एंग्लो इंडियन का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये हुआ कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अब कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा। आर्टिकल 334 यही चीज जो है आर्टिकल 335 में जिक्र किया गया है कि नौकरियों में, संघ या राज्य की नौकरियों में SC और ST का दावा, SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दावा, इसके तहत प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए के हिसाब से SC ST के लिए क्या किया जाएगा और नौकरियों में उनका दावा स्वीकार किया जाएगा। और
उनको न्यूनतम अंक यानी शिथिलता प्रदान की जाएगी। इस आर्टिकल की कोई भी बात ऐसी नहीं होगी कि जिससे उसको शिथिलता प्रदान करने में कोई समस्या है। जैसे उनके लिए जैसे सामान्य के लिए कट ऑफ ज़्यादा रहती है या मिनिमम मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, 100 में से 45 मार्क्स हैं जैसे किसी राज्य में, और एससी के लिए 35 मार्क्स हैं। तो इस प्रकार का प्रोविजन करने से ये आर्टिकल 335 नहीं रोकेगा। आर्टिकल 336 को समझिएगा कि जो आर्टिकल 336 है इसके तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कुछ खास सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रोविजंस से संबंधित है, हालांकि इसे समाप्त कर दिया गया था। आर्टिकल 337 देखिए, आर्टिकल 337 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए शिक्षा में अनुदान देने की बात की गई थी, यानी शैक्षिक संस्थान ये अपने खोल सकते हैं। इस प्रकार से इसमें प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 337 के तहत। देखिए आर्टिकल 338 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। आर्टिकल 338 के तहत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय एससी कमीशन है, उसका गठन इसी के तहत किया गया है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 338 के तहत। लेकिन पहले ये संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों का संयुक्त रूप से कमीशन था। अब वर्ष 2000 आर्टिकल 338 में जब ये संयुक्त रूप से एससी और एसटी का कमीशन था, तो एसटी के लिए अलग से कमीशन बना दिया गया वर्ष 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, अब ये किस में मेंशन किया गया, ये सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है। आर्टिकल 338A में या आर्टिकल 338 का में, जैसे आप समझे, तो ये एसटी के लिए कमीशन क्या इसमें प्रोविजन किया गया, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय एससी एसटी कमीशन था पहले आर्टिकल 338 में, लेकिन वर्ष 2003 में ये आर्टिकल 338 तो सेपरेट हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लेकिन आर्टिकल 338A यानी 338A इंट्रोड्यूस किया गया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा, जिसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भी किया गया। अब ध्यान देंगे, इसमें एक आर्टिकल और है, बड़ा क्रूशियल है, आर्टिकल 338A के बाद बी। देखिए आर्टिकल 338B वैसे संवैधानिक जो प्रोविजन था वो तो ये था कि एससी और एसटी के लिए कमीशन बन चुका था, लेकिन वर्ष 2018 में, ध्यान रखेंगे, वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हालांकि ये पहले ही गठित हो गया था, पिछड़ा वर्ग आयोग पहले इसका गठन कर दिया गया था। कब सवाल ये भी बन सकता है, 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा दिया गया, और आर्टिकल 338B में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। तो आप समझेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338A यानी 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जोड़ा गया, और 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। हालांकि वर्ष 1993 में इसका गठन पहले। देखिए आर्टिकल 339 की बात होगी, तो आर्टिकल 339 में जो अनुसूचित क्षेत्र है, क्षेत्रों के प्रशासन और केंद्र के नियंत्रण तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की बात की गई है इस आर्टिकल में। इसके तहत यह कहा गया था संविधान में कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। हुआ भी इसी के तहत 1960 में यूएन डेबर, ध्यान रखेंगे, यूएन डेबर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए क्या किया गया, एक आयोग, एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने यह सुझाव दिया कि इनके लिए सेपरेट क्या होना चाहिए, कमीशन होना चाहिए। और इसके बाद 2002 में ध्यान रखेंगे, दिलीप भूरिया की अध्यक्षता में
फिर से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। आर्टिकल 340 बड़ा क्रूशियल आर्टिकल है। इसने कहा कि पिछड़े वर्गों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा संविधान लागू होने के पश्चात। अब इस प्रकार आप देखिए, पिछड़े वर्ग यानी बैकवर्ड कास्ट जो है उसकी जांच के लिए पृथक से एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो समिति आयोग का गठन किया जाएगा जो इनकी जांच करेगा या सुझाव देगा। इस प्रकार का पहला आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो सुझाव दिए उन सुझावों को नजरअंदाज किया गया। इसके बाद 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। अनुसूचित जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों के जांच के लिए, कल्याण के लिए एक कमेटी का गठन किया। मंडल आयोग के रिकमेंडेशन पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में वीपी सिंह ने 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड कास्ट के लिए सरकारी नौकरियों में पारित किया। तो ध्यान रखेंगे 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्गों की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। कालेलकर की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया। 1979 में मंडल आयोग ने सुझाव दिया था कि सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन होना चाहिए केंद्र की। तो 27% रिजर्वेशन के बाद बीपी सिंह की सरकार थी जब 1990 में, तो उन्होंने 27% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया। तो यह आर्टिकल 340 के तहत आयोग का गठन पिछड़े वर्गों की जांच के लिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आर्टिकल 340 के तहत पिछड़े वर्गों की जो स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति है, उसकी जांच के लिए आयोग गठित किए गए। देखिए आर्टिकल 341 बड़ा क्रूशियल है। इसके तहत जो अनुसूचित जातियां हैं, एससी कौन कौन सी अनुसूचित जातियां हैं, वो आर्टिकल 341 के तहत मेंशन किया गया है। आर्टिकल 340 के तहत एसटी अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं, ये मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 348 ध्यान रखेंगे, इसके तहत सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, ध्यान रखेंगे सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को इसमें मेंशन किया गया है। सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड जो है, वो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, इनको इसमें मेंशन किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। भाग 16 में आर्टिकल 330 से लेके 342A तक विशिष्ट वर्गों के लिए प्रोविजन किया गया है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे उनके स्थिति की जैसे आर्टिकल 340 में ओबीसी यानी बैकवर्ड कास्ट की स्थिति की जांच के लिए आयोग का गठन की बात की गई है। इस प्रकार से ये तमाम प्रोविजन इसके तहत किए गए हैं।